सार्थक बहस के साथ लेकर हम हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा बनाशर। 2024 का मंच सज चुका है और ऐसा लग रहा है उसकी पूरी स्क्रिप्ट अब तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने कई सारी अहम बातें की। एक एक कर चुन चुन कर उन्होंने पलटवार भी किया, प्रहार भी किया। जाहिर तौर पर विपक्ष में हाहाकार मचना ही था। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी की भी याद दिलाई जिसमें आरक्षण के खिलाफ उन्होंने अपनी बात कही थी और फिर उन्होंने कांग्रेस के युवराज उन पर भी कटाक्ष किया। 400 पार का नारा लोकसभा में जो प्रधानमंत्री ने दिया था उसके बारे में उन्होंने राज्यसभा में भी जिक्र किया, लेकिन आज उन्होंने एक एक कर उन सभी बातों का जवाब दिया जो कि विपक्ष की तरफ से आरोपों के जरिए उन पर लगाए जा रहे थे। जाहिर तौर पर विपक्ष पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ देख रहा था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इतिहास की भी याद दिलाई और वर्तमान में भी आंकड़ों के आधार पर यह बताया कि किस तरह से विकसित भारत का जो सपना है वो साकार हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने मोदी 3.0 ये नारा भी दे दिया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल का जिक्र किया। तो आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री की जो खास बातें रही, खास मुद्दे रहे उनके आज के बयान के, उनके आज के भाषण के, उन पर नजर डालते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय या पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोट मैं पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा हूं। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था,
जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दी। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। तो चलिए, ये तो प्रधानमंत्री के भाषण की वो मुख्य बातें रही जो हमने सुनी। एक एक कर मैं आपको जरा ये भी बता दूं कि वो कौन कौन से हैं मुद्दे थे जिन पर आज प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तो चुन चुन कर प्रहार किया। तो प्रधानमंत्री ने आज सबसे बड़ा प्रहार तो कांग्रेस की नीतियों पर किया, और खासकर कांग्रेस की नीति ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के 10 साल का पूरा जो शासन था उस पर उन्होंने निशाना साधा, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सोच को आउटडेटेड करार दिया और बताया कि किस तरह से पुरानी तब से चली आ रही सोच को, गुलामी की मानसिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी पर उन्होंने लगातार निशाना साधा, युवराज और खासकर वंशवाद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज किया, और परिवारवाद से लेकर नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों पर कई सारे सवाल खड़े किए, और यह भी बताया कि किस तरह उन्हीं की सोच की वजह से आज कांग्रेस पार्टी जो है वो यहां पर पहुंची है। और नीति की बात जो की जा रही है खासकर जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर, उसकी भी उन्होंने एक एक करके पोल पूरी तरह से खोली। तो ये वो कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनको लेकर प्रधानमंत्री ने एक पूरा जो रोड मैप है 2024 के लिए उसको अपनी तरफ से सामने ला दिया। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए काफी अहम बात हो जाती है कि जरा इतिहास को भी खंगालना पड़ेगा। उस चिट्ठी पर भी हम जरा बात करेंगे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और भी बहुत सारी अहम बातें होंगी। बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त चरण सिंह छापरा जी मौजूद हैं जो कि सापरा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मौजूद हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। चरण सिंह जी, मैं शुरुआत जरा आपसे करना चाहूंगी। नेहरू जी जो आरक्षण की बात करते थे, वो चिट्ठी मैंने भी निकाली, उसको जरा पढ़ा, उसको देखा, प्रधानमंत्री ने जो कोट किया था, क्या नेहरू, इंदिरा गांधी, उन सब की जो कांग्रेस थी वो आज की कांग्रेस बदल चुकी है और सिद्धांत बदल चुके हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया? देखिए रीमा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आदत है अर्ध सत्य कहने की, और ये जो नेहरू जी की चिट्ठी का आज उल्लेख कर रहे हैं इसमें से भी मतलब चेरी पिकिंग वाली चीजें हैं। 4-5 लाइनें पकड़ के उन्होंने आज का वक्तव्य किया है। मैं आपको 2 दिन पहले भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो वक्तव्य किया था लोकसभा के अंदर, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि जिस चीज का उन्होंने उल्लेख किया था वो 1959 के प्रधानमंत्री के भाषण का उल्लेख उन्होंने किया, नेहरू जी का। मोदी जी ने कहा कि नेहरू जी कहते थे कि भारत के लोग आलसी हैं या फिर कम अकल वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने वो सारा भाषण पढ़ा है उनका, आप भी पढ़ सकती हैं। जिस तरह से आपने आज का ये
पेपर निकाला, वो भी निकाल करके देख लीजिएगा किस परिप्रेक्ष्य में नेहरू जी ने कहा है। नेहरू जी ने उस समय देश के निर्माण करने की वो बात कर रहे थे। पहले तो ये ध्यान में रखिए कि नेहरू जी को किस हालात में देश मिला था। तब मात्र 36 करोड़ हमारी आबादी थी, आज हमारी आबादी 136 करोड़ हो गई है। तब इस देश में सुई भी नहीं बनती थी और आज इस देश के अंदर यहां से सैटेलाइट भी जाते हैं। इस देश को आधुनिक देश का दर्जा मिला है और इस देश के अंदर कंप्यूटर एज आया है। तब नरेंद्र मोदी जी को ये गद्दी मिली है, ये सत्ता मिली है। उस समय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली जब टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भारत क्रांति कर चुका है। नेहरू जी को तब मिली थी जब इस देश के अंदर कुछ भी बनता नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन भी बातें की है, नेहरू जी क्या बात कर रहे थे, देश के निर्माण की बात कर रहे थे। और पंजाबी सूबे की उन्होंने बात की कि पंजाबी सूबे के अंदर जिस तरह से 4 घंटे रोज ज्यादा काम करने की बात हुई है, तो उन्होंने पंजाबी सूबे की उसमें तारीफ की है। उसके बाद का उन्होंने उल्लेख किया कि जिस तरह से पंजाबी सूबे में लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर मेहनत हो रही है, उस तरह से पूरे देश में मेहनत होनी चाहिए। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो राष्ट्र निर्माण करना होगा, राष्ट्र निर्माण में उद्योग लाने होंगे, मेहनत करनी होगी। और जरूर उन्होंने विदेशी देशों का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने ये शब्द नहीं वापरे। उन्होंने कम अकल भी नहीं कहा और आलसी भी नहीं कहा। तो मोदी जी को अर्ध सत्य नहीं कहना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए। चरण सिंह जी, मैं जरा शिवम त्यागी के पास जाऊं, लेकिन क्योंकि आपने तो पुरानी वाली स्पीच तो प्रधानमंत्री की देख ली, लेकिन आज वाला चिट्ठी भी अगर आप शुरू से पढ़ते तो चिट्ठी की जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन उसी में लिखा हुआ है, मैंने ऊपर दक्षता और हमारी पारंपरिक लीग से बाहर निकलने का उल्लेख किया, कैसे हम कर सकते थे पहले की चिट्ठियों में। इसके लिए हमें इस जाति या उस समूह को दिए जाने वाले आरक्षण और विशेषाधिकारों की पुरानी आदत से बाहर निकलना जरूरी है। तो ये क्या है? जाति और आरक्षण से बाहर निकलना जरूरी है, यही तो मैंने बात की। इसमें काट छाट कहाँ की गई है? देता हूं। हाँ, नहीं, काट छाट की बात यहाँ की नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि नेहरू जी को देश किस समय में मिला था, किस हालात में मिला था, और नरेंद्र मोदी जी को आज की परिस्थितियां जो है, 75 वर्ष हमारे गणतंत्र को हो गए हैं। 75 वर्ष के गणतंत्र के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी वही 1952-51 के भाषण निकाल करके बात करेंगे, दरअसल नरेंद्र मोदी जी को आज की बात करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि वो क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को आज ये कहना चाहिए था कि जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्यों वो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी क्यों नहीं देना चाहते हैं, इस पे बोलना चाहिए था। लेकिन वो ध्यान भटकाने के लिए नेहरू जी पर चले गए। शिवम त्यागी, ध्यान भटकाने के लिए बार बार नेहरू जी का जिक्र किया जाता है। आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को ही भारत रत्न दिया और अपने ही लोगों के नाम की सड़कें बनवाई, अपने ही लोगों के नाम की तमाम चीजें की। तो ये सब क्या ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? देखिए रीमा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। चरण सिंह सापना जी ने जो पहले अपने आप जिस बात से वक्तव्य शुरू किया, खुद से ही कांग्रेस को बोल्ड कर दिया। इन्होंने कहा कि नेहरू जी को किस तरह का देश मिला था, नरेंद्र मोदी जी को यह भी देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नेहरू जी को किस तरीके से दलित और पिछड़ा मिला था, जिनका उत्थान आज भी नहीं हुआ आपके आधार पर, और आप मानते हैं कि उनको आज भी रिजर्वेशन ज्यादा मिलना चाहिए, तो नेहरू जी का वक्तव्य तो यह होना चाहिए था कि जो इस देश का दलित है, जो इस देश का पछड़ा है, जो इस देश का ओबीसी है, उनको उसी समय जो है आरक्षण की व्यवस्था हो जाए। लेकिन ये ना कहकर उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण का किसी भी स्तर पर विरोधी हूं और किसी भी स्तर पर इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। इससे जो व्यक्ति या फिर हमारा समाज है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता और कमजोर बनेगा, अक्षुण्ण बनेगा और काम ना करने की आदतें इंप्लीमेंट करेगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये कहने की बजाय उन्होंने कहा कि मैं तो हर चीज का विरोधी हूं। मतलब जो हमारे वो है, क्या बोलते हैं, नवासे जो है, वो कह रहे हैं कि ज्यादा दो ज्यादा दो ज्यादा दो आरक्षण। उनके जो नाना जी हैं वो कहते थे नहीं नहीं मैं तो विरोधी हूं इसका। अरे भाई, अगर 1947 में देश के हालात खराब थे तो दलितों और ओबीसी के जो आज हालात है उनसे तो खराब पहले उनके थे ना, क्यों आरक्षण को नाटते थे? तो इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कांग्रेस की जो स्थिति है, इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस हमेशा आरक्षण की धुर विरोधी रही है और हमेशा रहेगी। अब आगे आते हैं, जो पुराने बातें इन्होंने कही कि भाई पुरानी बातों पर क्यों जिक्र होता है। आप मुझे एक चीज बताइए,
लगातार आप अभी 4 सवाल अगर पूछ लेंगे यूपीए के बारे में चरण सिंह सापड़ा जी से, तो तुरंत इंदिरा जी की अपनी जो है कहानियां बताना शुरू कर देंगे, नेहरू जी क्या क्या लेकर आए देश में वो बताना शुरू कर देंगे। जब आप सरकार की अपनी जो है क्वालिटीज बताते हैं, उनका काम बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार है उनसे कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का अर्थ ये है कि भाई हम आपको बता रहे हैं, और सुनिए कोई डिनाई नहीं कर रहा है, 2014 1947 के बाद से 2014 तक इस देश में मात्र 6 एम्स थे। आज अगर 23 है तो हम तो कहते हैं जी बढ़ाइए, अच्छी चीज अगर कोई भी हो। अगर आईआईटी हम 57 पर ले गए तो हम तो कहते हैं बढ़ाइए, अगर अच्छा होना चाहिए। रोड अगर सिर्फ 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे सिर्फ 70 सालों में, और उसको हम 1,48,000 किलोमीटर ले गए तो हम तो कहते हैं बढ़ाइए। कोई भी बेहतर चीज अगर इस देश में हुई है तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी इस देश को और इस देश के लोगों को लेकर क्या पॉलिसी और क्या विचार था, उसको एक्सपोज करना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि नाना कुछ और कह रहे थे और आज नवासा कुछ और कह रहे हैं। मैं 2 और मेहमानों के पास आऊं, लेकिन चरण सिंह जी मैं एक बार फिर से मुझे आपके पास आना होगा, क्योंकि यही मेरा सवाल था। जो बात शिवम त्यागी ने कही ना, वही मैं जानना चाह रही थी कि क्या सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन हुआ है? क्यों जाति की बात बार बार की जा रही है? प्रधानमंत्री ने बताया, अब जो ओबीसी वाली ही अगर हम बात कर लें तो उन्होंने तो बताया कि भीमराव डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला। सीताराम केसरी जी का उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ क्या हुआ था, ओबीसी थे वो। तो ये तमाम इतिहास के पन्ने जब खंगाले जाएंगे तो उसमें से तो निकलकर कांग्रेस ही बाहर आएगी ना फिर, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता पर काबिज तो आप ही की पार्टी रही, तो फिर और किसका जिक्र होगा? देखिए, पहले तो इन्होंने कंपैरिजन की बात की। मैं यही कहना चाहता था कि कंपैरिजन जो है, अगर आप आज का कंपैरिजन नेहरू जी के टाइम से करना चाहेंगे तो फिर आज का कंपैरिजन 2013 या 14 में भी करिए ना। 2014 में आपने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में देंगे, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हम हर नौजवान के लिए देंगे। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। नहीं, मैं अरे नहीं, सर नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। चरण सिंह जी आप डक मत कीजिए सवाल को। ना, आप मुझे काट नहीं सकती, डक मत कीजिए सवाल को, सवाल पर तो आइए। मैं पहले बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूं, फिर आपका दूंगा। हम समझ सकते हैं ये बात को। हाँ। तो अगर कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन पे हूं, कंपैरिजन करना है तो ये भी कंपैरिजन करिए कि आपने कितना झूठ बोला। आपने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। आपने C2 प्लस 50% का वादा किया था, क्या वो पूरा किया आपने? किसानों की जो लागत है वो बढ़ गई है, लागत 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है, कमाई 27 रुपए हो गई है प्रति दिन किसानों की। तो ये कंपैरिजन करनी है तो इस तरह से कंपैरिजन करिए। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। आपने जो बात कही कि अगर पुराना इतिहास खंगाला जाएगा तो ये तमाम सारी बातें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पुराने इतिहास को भी तोड़ते मरोड़ते हैं। जो ये कहते हैं कि नेहरू जी को और इंदिरा जी को खुद उन्होंने भारत रत्न दे दिया, ये बात गलत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और ये इतिहास आप भी पढ़िएगा, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब पंडित नेहरू रशिया से वापस आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद उनका वक्तव्य है, ये नोटिंग है पार्लियामेंट के अंदर, कि उनका निर्णय है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देना चाहिए। और उसी तरह से राष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने भी जब इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया तो उन्होंने ये उल्लेख किया कि मैंने कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं मांगा है, ये मेरा निर्णय है कि इंदिरा गांधी को। और वो कब दिया था? 1972 में दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी थी। इसलिए किया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था। ये नरेंद्र मोदी दुर्गा कहने का साहस नहीं रख सकते। वो तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा तक कहा। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, एक सेकेंड सुनिए ना चरण जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, वो आपको याद है, लेकिन प्रणब मुखर्जी को किसने नवाजा था, किसने उनका सम्मान दिया, ये तमाम चीजें तो फिर उसको, वो भी तो आप ही के नेता थे ना, वो भी तो आप ही के नेता थे, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। ये बातें कंटिन्यूटी में कितनी भी चलती रहेगी, लेकिन मैंने 2 बातें बताई। हम मुद्दे पर रहते हैं। नरेंद्र मोदी किस तरह से झूठ बोलते हैं। इंदिरा जी का, जवाहरलाल नेहरू का जो भारत रत्न का मामला है उसमें वो झूठ बोलते, उन्होंने नाम लिया ही नहीं था किसी का, उन्होंने तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया था। अरे भाई, आज नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इसका जिक्र किया, आपने रीमा जी इसका जिक्र किया, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। लेकिन उन्होंने आज नाम नहीं लिया, उन्होंने तो बताया कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या हुआ, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, ये नाम लिए थे उन्होंने आज।
आपने भारत रत्न का नाम हाँ, ले लिया उन्होंने ये ना, नाम तो ले मुझे लिया। बताना चलिए ठीक पड़ा है, ना ओके, रीमा जी। ओके। आपके सवाल का उत्तर दिया आगे मैंने। आगे बढ़ते हैं सर। सवाल तो कुछ और था बढ़िया। वैसे, लेकिन ठीक है, जल्दी से शिवम के आगे जवाब दें, फिर फखरुल जी के पास जाना है मुझे। थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं सबसे पहले कि इन्होंने कहा कि कंपैरिजन करना है तो 2014 में किए हुए वादों से कीजिए। मतलब कमाल की बात है, हम अपनी ही सरकार से अपना कंपैरिजन करें, लेकिन कर लेते हैं। चलिए, आपने कहा ना यूपीए 1 यूपीए 2 का बताइए जरा। इस देश में कितने नेशनल हाईवेज आपने बनाए थे बताइए जरा। कितने आईआईटीज आपने बनाए थे बताइए जरा। कितने एम्स आपने बनाए थे जरा बताइए जरा। कितनी एमबीबीएस की सीट्स आपने बढ़ाई थी बताइए। और मैं बताने के लिए यहां पर तैयार हूं, आपको कौन सा कंपैरिजन चाहिए। आप कह रहे हैं यूपीए 1 यूपीए 2 से, मैं कह रहा हूं 1947 52 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2024 तक का भी कंपैरिजन करने के लिए तैयार हूं। ये देश जितनी रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका है, उतनी इस देश में सापला जी बीच में नहीं बोल रहे हैं, उतनी इस देश में पूरे 70 साल में नहीं हुई। ये देश जितने नेशनल हाईवेज बनाता है 70 साल में, उसका 65% बना चुका है देश सिर्फ 10 साल में। ये ठीक देश है। जितनी एमबीबीएस की सीट्स रखता था, उससे अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना ज्यादा ओके। बढ़ गई है सिर्फ 10 साल में। ओके। ये देश जितने एम्स रखता था 70 साल में, ओके। उससे 3 गुना ज्यादा एम्स हो गए हैं। ये ठीक देश है। जितने एयरपोर्ट्स रखता था, उससे अप्रोक्सीमेटली 3 गुना ज्यादा एयरपोर्ट्स हो खाली गए। जमीन पर और ये बना कैसे दिया। अरे सर रुकिए रुकिए रुकिए, अब और भी मेहमान है साथ में, जरा उनको मैं ले आती हूँ डिबेट में। फखरुल जी, ये जो पीडीए का फॉर्मूला है वो भी तो जाति पर ही आधारित है ना, तो क्यों जाति जाति हो रही है ये? क्यों देश को बांटने की बात जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो की जा रही है? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हाँ तो रीमा जी, ये तो सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। देश के प्रधानमंत्री जी कहें कि मैं पिछली जात से आता हूं तो वो ठीक है, वो जात की राजनीति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र को मैं सुन रहा था, आज आरक्षण पे बोल रहे हैं। बिहार के चुनाव में आरएसएस ने आरक्षण का विरोध किया था, इनकी सरकार नहीं बनी। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, आरक्षण नहीं दिया। और आज आप आरक्षण पे बोल रहे हैं। विश्वविद्यालयों में जो भर्ती हो रही है एक जात की हो रही है, विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं वो एक जात के हैं, और डीएम और जो कमिश्नर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, उनकी जात क्या है। ये जो सामाजिक न्याय की बात है, ये जो राजनीतिक समानता की, जो सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात है, न्याय की बात है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फखरुल जी, आप पर तो निशाना साधा ही नहीं था आज पीएम ने, वो तो कांग्रेस की बात कर रहे थे। ये आरक्षण वाली बात नहीं तो पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी का जिक्र किया, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया इसको? नहीं तो क्या रीमा जी, क्या हम इनको आईना ना दिखाए जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं? हम इनको ना बताए कि आप किस मुंह से बोल रहे हो? अगर कांग्रेस आरक्षण की विरोधी है तो आप भी तो वहीं खड़े हो, आप भी तो उसी लाइन में हो। आप किसको आरक्षण दे रहे हो? आपने किसको रिजर्वेशन दे दिया? आप तो रिजर्वेशन के विरोधी पहले से ही हो। और दूसरी बात देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो हमें फिर वो याद आ जाता है, नौजवानों की बात, महिला सुरक्षा की बात, किसानों की बात, काले धन की बात, रोजगार की बात। और 2022 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, कहां तक छुट्टा जानवरों से आपको छुटकारा दिला देंगे। आज छुट्टा जानवरों फसल खा जा रहे हैं, जो सांड हैं उनसे रोज मौतें हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो हर मोर्चे पे फेल है। देश की आंतरिक सुरक्षा देने में, बाहरी सुरक्षा देने में भी फेल है। और शिवम त्यागी जी वो आरक्षण की बात कर रहे, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। शिवम त्यागी आरक्षण की बात नहीं कर रहे भाई, वो जवाब दे रहे थे। 1 मिनट रुकिए, अब रुकिए शिवम जी, रुकिए, आपके पास एक साथ आऊंगी क्योंकि अब मैं स्वयं प्रकाश जी के पास भी जाती हूँ। दोनों की बात पर फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। स्वयं प्रकाश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बंगाल का जिक्र किया और उन्होंने कहा वहां से संकेत साफ आ गए हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हालांकि मैं थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 40 से ऊपर आंकड़ा आ जाए। तो ये क्या कुछ पैक्ट हो गया है क्या बंगाल में? कहां से ये बात आई है कि 40 सीटों पर कांग्रेस को समेट दिया जाए? दीदी ने ऐसा कुछ ठान लिया है क्या? नहीं, दीदी ने जो बात कही है वो बात स्पष्टीकरण कर देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तो आदत है आधे झूठ को अर्ध सत्य को आगे करना। दीदी ने कहा था गठबंधन को लेकर के कि कांग्रेस की जो स्थिति है, अगर गठबंधन ठीक से नहीं हुआ तो कांग्रेस 40 सीट पे खड़ी है आज की डेट के अंदर में। आज की डेट में जब कांग्रेस 40 सीट पे खड़ी है और आने वाले समय में अगर वो ढंग से चुनाव नहीं लड़ेगी तो वो 40 सीटें भी मुश्किल से मिलेगी। ये बात ममता बनर्जी ने कही। हाँ, तो यही तो बात है। मगर क्या है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में हो, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक के रूप में वहां पर बैठ करके प्रधानमंत्री के रूप में नहीं खड़े हैं। वो ये देखिए, ये सबसे बड़ी लोकतंत्र के हत्या करने वाले लोग हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। कहाँ खड़े हैं जहां पे सरकार छूट करके जाती है जनता के मुद्दों के लिए? मगर वहां पे देखिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, आपको पता है क्या हुआ चंडीगढ़ के अंदर में? आज प्रधानमंत्री जी झूठ को फैलाते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं कि भैया अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, और उसको जब तक बर्बादी का डर करा दो सामने वाले व्यक्ति को, और अगर वो आदमी डर के मारे अगर
थोड़ा सा अगर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चला जाए तो वो सब कुछ ठीक है, इस तरह का एक माहौल बनाते हैं। हाँ। तो बहुत अच्छी एक्टिंग और बहुत अच्छे इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर है हमारे ये प्रधानमंत्री। और जो 60 साल पहले हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जी चले गए, स्वर्गवास हो गए, नेहरू जी, उनके बारे में जो अपने आप में एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है उन्हें, उनके बारे में अगर वो करके अपने आप को उनके ऊपर में वो कर रहे हैं, उनके ऊपर में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनकी 10 साल से कर रहे हैं। हर 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 संसद के अंदर में जब सत्र खत्म होता है तो वो आते हैं, नेहरू जी को दोष देते हैं। अरे भाई, नेहरू जी को दोष देकर के आप अपनी गलतियों को कब तक ढकोगे? आप महंगाई और बेरोजगारी 43.5% बेरोजगार है हिंदुस्तान में। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि बेरोजगारों के लिए क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? बताया आज उन्होंने आंकड़े दिए तो थे आज बहुत सारे। नहीं, आंकड़े कहाँ है? धरातल पर अरे आंकड़े दिए थे तो संसद में इस बात को कहना चाहिए था ना आपको। नहीं, संसद में तो वो करते हैं, भाई भतीजावाद की बात करते हैं। हाँ, तो भाई नहीं, उन्होंने आंकड़े दिए, उन्होंने भाई स्टार्टअप की बात की, उन्होंने बताया पीएसयू के बारे में, उन्होंने बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट का जो पूरा ये सब तो बताया ना आपने, शायद सुना नहीं ठीक से। रिफॉर्म करना और एक बेच देना, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब जिस तरह से अब मैं इस पर शिवम त्यागी से जवाब लूं, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्योंकि ये बात बार बार उठती है, तो एक बात तो आई थिंक कि आपको भी समझनी चाहिए और सापरा जी भी इस बात से मेरे ख्याल से मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि देश में जो नेता होते हैं ना, जो पब्लिक लाइफ में होते हैं, चाहे वो फिर जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, इंदिरा गांधी जी रहे हो, महात्मा गांधी, तमाम जो जितने भी नेता रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश के लिए काम किया, अब उनको आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में जिक्र ना किया जाए, उनकी पॉजिटिव नेगेटिव बातों पर बात ना की जाए? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। इतिहास फिर तो पढ़ाना ही बंद कर देंगे ना बच्चों को, फिर बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ाना बंद कर देना चाहिए कि उनका जिक्र ही नहीं होगा क्योंकि वो है ही नहीं इस दुनिया में। आपको देश ऐसा नहीं होता। नहीं रीमा जी, मैं जवाब देता हूं। प्रकाश जी, ऐसे नहीं होता, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है ना, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए, जवाब सुनिए। देश की जनता ने आपको चुन के भेजा है, अगर उन्होंने गलतियां की है तभी आपको मौका दिया गया है। अगर आप भी वही गलतियां करेंगे तो क्या आपको गलती देने का ठेका दिया गया है क्या? कि अब उन्होंने की है उन गलतियों को आप भी दोहराते रहे? ठीक है, अब शिवम त्यागी से जवाब। ओके, शिवम त्यागी जवाब देंगे इनका दोनों बातों। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आता कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को ममता दीदी की भाषा में बोली गई बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोली गई बात समझ में नहीं आती। ममता दीदी ने कहा कि कांग्रेस का अगर यही हाल रहा तो 40 पे सिमट जाएगी, वो मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसी बात को कोट किया कि ममता दीदी ऐसे कह रही है, मैसेज बंगाल से, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि 40 से ऊपर तो कम से कम लाए, तो उनको समझ में नहीं आया। भाई, जो ममता दीदी ने बोला है वही प्रधानमंत्री ने बोला। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पुराने लोगों ने गलती की तो नए भी करेंगे क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने माना तो सही कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि हमने गलतियां नहीं की हैं। हम आपके सामने बैठे हैं एक एक चीज पर जवाब देने के लिए। बोलिए कौन सा डेटा आपको चाहिए, बोलिए कौन सा तथ्य आपको चाहिए, बोलिए क्या चाहिए। और जहां तक बात इन्होंने कहा पुरानी सरकारों का, मैं फिर से वही रिपीट करना चाहता हूं, पुरानी सरकारें एक लिटमस टेस्ट है कि पुरानी सरकारों ने क्या किया, हमने क्या किया। हम तो व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं जी, 10 साल में यूपीए की सरकार में क्या क्या हुआ है और उसके विरुद्ध हमने 10 साल में क्या किया है। एक एक बात इस देश की जनता के सामने रखेंगे, किस तरीके से इस देश की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था और अब टॉप 5 में हम नंबर 1 चल रहे हैं। किस तरीके से, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूएस यूके हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान की है भाई। अब से 10 साल पहले इस इकोनॉमी को कहा जाता था फ्रेजाइल 5। आप कहते हैं ये हाल है। कोविड के बाद जब सारी दुनिया का ये हाल है, उसके बाद देखिए सिचुएशन किस तरीके से हुई। और प्रधानमंत्री ने एक और उत्तर देना चाहूंगा। हाँ, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक और इंपॉर्टेंट चीज कही कि इस देश को बांटना बंद करिए। झारखंड की बेटी अगर इस देश के लिए कोई सम्मान लेकर आती है, मेडल लेकर आती है, तो वो झारखंड की है नहीं, वो पूरे देश का सम्मान है। इस देश को इकट्ठा रहने दीजिए, इस देश में इस तरह की चीजें पैदा ना करें। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपको जिस मुद्दे पर लड़ना है हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वीकारिए कि आपने गलतियां की है, स्वीकारिए कि आपने जो आपका स्टैंड रहा आरक्षण पर वो गलत रहा, स्वीकारिए कि इस देश को पिछले 10 साल यूपीए 1 और 2 में आपने जो गर्त में पहुंचा है। नहीं, बहुत अच्छा किया। अभी उन्होंने बात खत्म नहीं की, 1 मिनट रुकिए। रीमा जी 10 सेकंड, रीमा जी 10 सेकंड। जल्दी से आरक्षण पर
ओके। 10 सेकंड बीच में मत बोलिए। नहीं उत्तर प्रदेश के नेता को भी सीरियसली ले लीजिए शिवम त्यागी। बोलूंगा क्योंकि कोई लाभ नहीं है। मुझे पता है बोल रहे हैं मैं जूम पर हूं, मैं बिल्कुल नहीं जवाब दूंगा। आरएसएस के अपने बयानों पर जवाब देते चलिए ना। नगर निगम में चुनाव हो रहा तो उसका जवाब देते चलिए ना। डीएम और कमिश्नर कौन सी जात के कहां मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आवाज नहीं जाएगी। उनको चिल्ला कर डिरेल करना है, डिरेल नहीं करना नहीं फखरुल जी सुन लीजिए जवाब ना, सुन लीजिए आरक्षण विरोधी हो। फखरुल जी जवाब सुनिए। पार्टी आरक्षण विरोधी है। जवाब आपने सुनिए। उत्तर प्रदेश में दलितों को पिछड़ों के साथ धोखा आप देने बोल का काम चुके हैं किया ये है। बात, अब और उसका आप जवाब चैनल पे सुन बैठ लीजिए के आईना फखरुल जी। दिखा दो। झूठ मत बोलिए, सच बोलिएगा, सुनूंगा। मेरी गुजारिश थी आपसे, आपने कोई बात कही है। आपको आईना मेरी दिखाऊंगा। गुजारिश है आपसे। आईना सामने रखिए, नॉन सामने स्टॉप रखिए। नहीं, नॉन आईना स्टॉप नहीं, सामने रनिंग रखिए, कमेंट्री नहीं शिवम प्लीज, त्यागी। रनिंग कमेंट्री मत कीजिए फखरुल जी। सुनिए, और झूठ या सुनिए, सच ये तो जनता आईना तय करेगी सामने ना, आप मत रखिए। बोलिए। आपको अभी आईना अरे दिखाते हैं। रीमा जी, अरे ये सर, तो आप इनको सामने है रीमा ना। जी, आपको सुनिए इनको अब एक रोकना मिनट, पड़ेगा। नहीं, मेरी नहीं, गुजारिश। नहीं, उनकी माननीय बात उच्च सुनिए। न्यायालय ने कहा आपने एक मेरी सवाल गुजारिश खड़ा है। किया, आप जवाब सुन, अब जवाब सुनिए ना। अनियमितताएं हुई, जवाब सुनिए रिजर्वेशन फखरुल जी। नहीं मिला। ये म्यूट समाजवादी म्यूट पार्टी करना नहीं कह रही पड़ेगा रीमा फिर। जी, ये न्यायालय ने कह रहा है। फिर और म्यूट करना इनकी पड़ेगा सरकार ने कह सर, रहा है। रुकिए पिछड़ा वर्ग फखरुल आयोग ने कहा जी। आरक्षण फखरुल नहीं जी मिला। एक ये सेकंड, समाजवादी पार्टी नहीं कह एक रही है। सेकंड फखरुल जी, ये नॉन स्टॉप रनिंग कमेंट्री कब से आप करने थैंक लगे? यू, थैंक यू। इस तरह नहीं होता फखरुल ना। हसन, एक सवाल खड़ा फखरुल- किया, उसका जवाब सुनिए। सापरा जी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना है मुझे अभी, लेकिन एक मिनट जवाब सुनिए अब शिवम त्यागी से आरक्षण पर। थैंक यू। हाँ फखरुल हसन, चांद जी इतने जोर जोर से चिल्लाओगे तो आवाज चांद तक चली जाएगी। धीरे धीरे बात कर लेते हैं। लड़ने की आवश्यकता क्या है यहाँ पर? भाई अब सुनिए, आपने बोला ना कि जाति पर, सबसे पहली बात फैक्चुअली आप एकदम इनकरेक्ट नहीं, बिल्कुल बेकार है। और उसका मैं एग्जांपल देता हूं। क्या कहा आपने कि बिहार चुनाव से पहले संघ ने कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। अरे भैया मुझे बताना जरा, संघ कौन सा चुनाव लड़ता है? संघ ने कहा। और अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं। दूसरी, आप प्लीज आप इनको रोकिए, मेरा गुजारिश है, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। अब दूसरा, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। नहीं, आप पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं। मुझे लग रहा है कि आजकल उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, टीवी वीवी देख रहे हैं, रीमा जी का शो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता। देखिए रीमा जी, इनसे कहिए 69,000 भर्ती पे बात करें। ये मैं इनकी सुनने नहीं आया हूँ, इनकी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ये बकवास क्या शब्द है? ये क्या शब्द है फखरुल चांद? फखरुल चांद जी, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? झूठ मत बोलिए। ये क्या है? ये बकवास, झूठ, तमाम चीजें नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। जवाब दूंगा। इस तरह से डिबेट नहीं होगी फखरुल हसन आरक्षण चांद दिया जी। क्या? ये समाजवादी पार्टी नहीं करिए। ये इस तरह से नहीं होगा। मुझे सापरा जी का रुख करना पड़ेगा। भर्ती में आरक्षण नहीं दिया। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर। इस तरह की भाषा म्यूट कीजिए फखरुल हसन चांद जी। ये अगर इस तरीके से मेरे समय में इंट्रूड इस करेंगे तरीके, तो एक सेकंड शिवम त्यागी, एक मिनट, शिवम त्यागी एक मिनट, शिवम त्यागी एक मिनट, शिवम त्यागी एक मिनट, शिवम त्यागी एक मिनट। फखरुल जी, ये बकवास शब्द, झूठ बोलना, ये तमाम शब्द कहाँ से शोभा देते हैं क्या आपको? ये जनता को क्या करने दीजिए ना। नहीं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे डिबेट शो में। ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे प्लीज, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। सभ्य तरीके से बात कीजिए, सभ्य तरीके से जवाब सुनिए, सभ्य तरीके से बात कीजिए। नहीं प्लीज, अगर आप सवाल नहीं पूछिएगा, आप उनको नहीं टोकिएगा तो मुझे टोकना पड़ेगा। आप मुझे यह समझाने के लिए बैठे हैं, अपनी जनता को समझाने के लिए बैठे हैं, तो मैं झूठ थोड़ी बोलने दूंगा। इस तरह से नहीं होती है डिबेट फखरुल हसन चांद जी। शिक्षक भर्ती में फिर मुझे बंद करनी पड़ेगी आवाज आपकी। पूछ लीजिए, मैं चुपचाप बैठा हूँ। सापरा जी, कौन है जो देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं, जिसका इशारा प्रधानमंत्री ने किया? मैं आप इससे जानना चाहूंगी सापरा जी, कौन है जो देश को बांट रहा है? इससे पहले मैं जरा इनका उत्तर देना चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता बोलते बोलते मेडल वाली बेटियों की बात इन्होंने की, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो मेडल वाली बेटियां भी याद करिए, जो सड़कों पर बैठी थी और जिनको सड़कों पर रौंदा गया, जिनको जूतों से पीटा गया, जिनके साथ में वो व्यवहार हुआ कि उनको अपने मेडल वापस देने पड़े। आपके बृजभूषण शरण को, जो आपके सांसद है, उसके ऊपर पॉक्सो लगाया और आपने उनको समय दिया, बाद में पॉक्सो हटा दिया। ये इस तरह के जो दोहरे मापदंड आपकी सरकार के हैं, जो चाल चरित्र और चेहरा जो आपका है, वो एक्सपोज होता आ रहा है। फिर रीमा जी, आपने कहा कि नेहरू जी के बारे में जो है वो तो बात कही जाएगी, तो नेहरू जी के बारे में ये भी बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए कि नेहरू जी 9 साल से ज्यादा जेल में बंद थे। नेहरू जी 3259 दिन जेल के अंदर थे। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस देश के लिए राष्ट्र निर्माण की योजना बनाई। इस देश के अंदर IIT, IIM, एम्स बने, DRDO बना। ये तमाम सारी चीजें जो आज आप देख रहे, नवरत्न कंपनियां जो आप देख रहे हैं, जिन नवरत्न कंपनियों को ये नरेंद्र मोदी बेचने निकले हुए हैं अपने उद्योगपति मित्रों को, ये सब नेहरू जी के समय की बनी हुई है। और नेहरू जी के समय में ही जम्मू कश्मीर जुड़ा, नेहरू जी के समय में गोवा जुड़ा, चंदन नगर जुड़ा, दादरा नगर हवेली जुड़ा, गोवा दमन दीव जुड़ा, पुदुचेरी जुड़ा।
उसके बाद में कांग्रेस की सत्ता में सिक्किम जुड़ा, अरुणाचल जुड़ा, पाकिस्तान तो टूटा। बांग्लादेश के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश को तोड़ा, वो बांग्लादेश भी बना। बताइए। तो ये जुड़ा तमाम क्या, जो सारी तोड़ा है चीजें वो भी जो बताइए। हैं, इसका भी उल्लेख जो होना तोड़ा है चाहिए। वो भी तो बताइए ना। नरेंद्र मोदी जो चेरी अरे हिस्से पिकिंग कर करते दिए हैं ना, देश को दो। अब ये व्याकुल ऐसा हो नहीं गए, अब किया ये बाकी बीच में किसी को बोलने छोड़कर। लगे, अब ये समाजवादी पार्टी के जैसे बीच में बोलने लगे। बीच में बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की आदत हो गई अब मैं है समझ दूसरे गया, को नहीं बोलने देना। मैं समझ गया मेरी कि मजबूरी है आप बीच में चेरी बोलना। बढ़ गई है। क्या ओके, हुआ? नहीं ओके, अभी हम भी एक बोलेंगे, मिनट, फिर एक हम भी मिनट, नहीं ठीक है। बोलने देंगे। बीजेपी ठीक को है, ऐसा क्या ठीक है, मिर्ची, है? ठीक है, बीजेपी को एक मिर्ची मिनट, लगी है एक ना, मिनट, आपको तो इसलिए बोलना शुरू अरे किया भाई ना। ऐसे नहीं भाई होता है, अगर इस आप तरह नहीं होता है। शो का नहीं, रूल क्या नहीं है, होता? जिससे सवाल पूछा जाएगा उन्हीं की आवाज जाएगी, बाकी सबकी आवाज म्यूट रहती है, इसलिए आप हाँ, अपनी तो एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, अभी सिर्फ मैं- उन्हीं की आवाज जा रही है। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ओके, तो मैं वही अपना वक्तव्य पूरा कर लूं कि जिस तरह से नेहरू जी के ये कोई नेगेटिव पॉइंट दिखाना चाहते हैं, हालांकि वो नेगेटिव नहीं है, उसको पूरी परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है। नेहरू जी ने राष्ट्र निर्माण की बात की थी और वो राष्ट्र निर्माण करते करते यहां तक बने। आपको तो रेडीमेड चीजें मिली है, ठीक है। यहां से आप आगे चल सर रहे एक हो। बात बताइए चरण सिंह जी, सापरा जी, जब भारत आजाद हुआ जाहिर तौर पर भारत जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, आपका कहना है उस गति से आगे बढ़ा, फिर क्या वजह थी कि 2014 में जनता ने यूपीए को नहीं चुना? कोई तो वजह रही होगी ना, कोई तो वजह रही होगी। फिर 2019 में मैं फिर इसका नहीं उत्तर चुना, देता हूं। कोई तो वजह रही होगी। और फिर स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी को कुछ जगहों को छोड़ दे तो बीजेपी को बार बार चुना जा रहा है, कुछ तो वजह रही होगी, या कोई वजह नहीं है? 2014 और 19 में आपको अगर जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो क्या वजह थी? फिर अगर इतना ज्यादा आपने काम करके रखा था और सब कुछ हुआ था, सब अच्छा चल रहा था, भारत जो है सबसे आगे था, तो फिर क्या वजह थी? देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, जनता जो है वो जनार्दन है। जिस तरह से अगर हमको 2014 और 19 में नहीं चुना, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी तेलंगाना में नहीं चुना, कर्नाटक में नहीं चुना, और हिमाचल प्रदेश में भी नहीं चुना, झारखंड में भी नहीं चुना। ऐसे आप अगर साउथ के अनेक राज्य देखेंगे, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, केरला, तमिलनाडु, ये तमाम सारे राज्य अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना। तो ये लोकतंत्र प्रणाली है ना। ठीक है, मैं तो आपसे वो जानना चाह रही थी, आपने कहा सब कुछ प्लेटर में मिल गया, के हिसाब से आपने कहा सब कुछ प्लेटर में मिल गया बीजेपी को, जनता ने हमको नहीं सब चुना, कुछ किया लेकिन इन्होंने कराया मिल झूठ गया। बोला। अगर किया सवाल कराया ये था है तो कि जनता इन्होंने क्यों नहीं झूठ सुन पा बोला। रही थी? मैं ये समझना चाह रही थी। चलिए अब शिवम त्यागी से जवाब सुनते हैं, उसके बाद मैं स्वयं प्रकाश जी के पास जाऊंगी। देखिए, मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के बीच में ना बोलना पसंद करता ना बोलना चाहता हूँ, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ। मेरे इन्होंने बीच में कहा बोले थे, उतना मैं बोलूंगा। नेहरू जी नहीं, उनकी देखिए, आवाज नहीं शुरू हो गई गए, थी, तभी उनकी अभी आवाज नहीं चिल्लाना गई थी, शुरू हो गए चलिए। थे, नीचे हंसना शुरू हो गए। देखिए एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि अगर नेहरू जी के बारे में देखना है तो उनके 11 साल की जेल भी देखिए। ठीक है भैया, आगा खां डायरी के साथ और बैडमिंटन कोर्ट के साथ जेल अगर महान थी, मैं मान लेता हूं महान है एक सेकंड के लिए। नेहरू जी इस वजह से महान है क्योंकि वो 11 साल जेल में रहे। आपकी बात है, विश्वास भाई, कर लूं इस बात आपने पे? तो उंगली भी नहीं नहीं, कटाई। विश्वास कर लूं? आपके बीच में नहीं, आपके प्लीज सबके नेता प्लीज लोग बीच में नहीं भाई, आपने माना ना, आपने माना, महान अंग्रेजों के मान लिया साथ मैंने, खड़े मैं तो थे। कह रहा हूं भाई। एक उंगली भी अरे नहीं मैंने ये कटाई किस खूबी की आपने। बात हो रही है? नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ एक्चुअली सापरा जी, शहीदों में नाम ये दर्ज क्या खूबी मैंने थी? मान लिया, मैंने यही मान कहना लिया चाहते हो भाई। ना? क्या खूबी ये थी? मानिए नहीं कहना चाहता, कि नहीं कहना चाहता। उंगली भी नहीं मतलब कटाई जेल और जाने से भी शहीदों में इंसान नाम बड़ा दर्ज नेता किया। बनता है अब क्या? यही दिक्कत है, भारतीय यही जनता दिक्कत है। पार्टी के सापरा जी, दिल्ली से लेकर के दिल्ली तक के सापरा ऐसा जी, करते हैं। सापरा जी, ये जेल अगर मैं जाना स्टूडियो में और अगर मैं स्टूडियो में और जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट रीमा में जी। मैं इंग्लिश सिर्फ- जगह नहीं, 30 नहीं, भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल मुझे जाना पता है, और मैं जो काम बोलूंगा वो करना जाएगा दोनों में नहीं, क्या इसलिए प्लीज समानता बोलने है? दीजिए। जेल जाना और काम करना दोनों में क्या कोई समानता बड़ी है? बात नहीं है। आजादी की जंग में जेल गए तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, मैं मान सकता हूँ आपके लिए। मैं महान मान रहा हूँ, गलत नहीं रहे, समझ नहीं रहे, सुनिए। नहीं, मैं रीमा जी की बात भी कर रहा हूँ। मैं तो आपसे नहीं, ये मैं बात आपकी कह रही हूँ कि अरे हम भाई, काम आप की मुझसे बात कर रहे हैं और रीमा आप जी कौन जेल सा की बात political कर रहे हैं। party मेरा चला रही कहना है? है कि काम की बात भाई कीजिए ना। आप बीजेपी को किस तरह से कवर फायर दे रही हैं, आप चीयर लीडर बन शिवम के दिख त्यागी रही को हैं मेरे BJP। कवर फायर की जरूरत नहीं है, वो दिख खुद रहा है। बता देते हैं। अरे बिल्कुल। अरे तो भाई आप क्यों कहाँ दे रही हैं? शिवम त्यागी, आपको मेरे टोका कवर टोकी फायर की हम जरूरत बोलते- है क्या? हम बोलते तो कहा टोकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला मुझे में तो कवर लगता है फायर की सबसे जरूरत शक नहीं है है। अपनी बात रखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण बोलेंगे दिया तो है। आप टोकोगे क्या? बताए ना, अगर देखिए, उन्हें अब मैं- 69,000 शिक्षक भर्ती में रीमा जी, जब ये आरक्षण अच्छा, दिया दोनों हो, सुनिए, हाउस ऑर्गन सुनिए, बंद हो सुनिए, गए तो दिखाइए। बता दीजिएगा, मैं अपना जवाब बता सुनिए, देता हूं। जवाब सुनिए। त्यागी को टोक के दिखाइएगा ना अगर हिम्मत है चलिए तो। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। थैंक यू। देखिए, मैं अब भी कह रहा हूं, चरण सिंह सापरा जी की बात से उन्होंने भी सहमति जताई, मैं मानता हूं 11 साल जेल में रहना महानता है, और वो भी नॉर्मल जेल में। अगर 11 साल जेल में रहना महानता है तो वीर सावरकर जो 15 साल रहे वो भी काला पानी, वो महानता नहीं है? उनको तो दिन रात गालियां देते हो आप।
कृपया करके ये डबल स्टैंडर्ड्स अपने पास रखिए। और अब नेहरू जी ने माफी नहीं मांगी, आप इनको रिक्वेस्ट करिए, माफी वीर नहीं रीमा जी थे। प्लीज, नहीं, रीमा जी बीच दिस में इज नहीं। अनफेयर। क्या बीच फायदा बीच में नहीं सापरा जी, वो बीच तीन में लोग हैं, नहीं। हर बार मेरे बीच में बोलेंगे तो ऐसे अच्छा, हो बीच जाएगा। में इस नहीं। बात को लिखित में दर्ज है। ओके। कितनी माफी मांगी है, ओके। अगर नेहरू जी की बातें लिखित में अरे दर्ज सर, है रुकिए ना। तो ये भी लिखित में दर्ज है बीच में नहीं, कि बीच में उन्होंने नहीं। 9 माफीनामे लिखे थे अंग्रेजों को। अनबिलीवेबल। सापरा तो जी बीच माफी में नहीं। वीर- सापरा जी, माफी सापरा वीर जी, सावरकर आपको और जैसे नेहरू मैंने माफी कहा था ना वीर कि नहीं शिवम थे। त्यागी की आवाज नहीं गई थी, इसी भाई, तरह आपकी पंडित- आवाज भी नहीं जा रही है। अब रुक जाइए, पंडित नेहरू अब रुक पंडित नेहरू जाइए, माफी वीर नहीं थे। अब रुक जाइए। ये माफी वीर वाला जो शब्द आपने आज इस्तेमाल कर दिया ना फिर से, थैंक यू। उद्धव ठाकरे ने कहा माफी था एक सुनिए, इंटरव्यू में कि हमने कांग्रेस पार्टी को समझा भी दिया है और हड़का भी दिया है कि आज के बाद वीर सावरकर को लेकर इस तरह की बयानबाजी ना करें। लेकिन अब ये आपकी पर ये बाइट तो आज फिर आ सच्चाई गई, है ना। ये आपकी अरे बाइट उनके आज फिर आ गई, तो माफीनामे ये तो उद्धव सच्चाई ठाकरे है को भेज ना। दी जाए, जरा उनको बता देते हैं कि मैं फिर क्या वो कह रहा माफी हूं? वीर वाला किस्सा मैं क्या शुरू हो कह रहा रहा है। हूं? माफी शिवम नामे त्यागी, जो है वो तो ओके, अब सच्चाई है। जवाब सुन क्या लीजिए, आप रिकॉर्ड में से निकाल जवाब सुन सकते लीजिए हैं? सापरा जी, अब जवाब सुन क्या लीजिए। उनके माफी नामे आप ओके रिकॉर्ड में निकाल ओके सकते हैं? ओके क्या निकाल ओके दीजिए। क्या ओके। नरेंद्र मोदी माफी वीर के माफी नामे महाराष्ट्र निकाल में सकते जो हैं क्या? जनता और शिवसेना उद्धव गुट के लोग इस शो को देख रहे होंगे, वो अब आपको मेरे ख्याल से इसके बाद फोन करने वाले हैं कि कैसे आपने बोल दिया है। चलिए शिवम त्यागी। मैं क्या कहता हूं, आप रिकॉर्ड से निकलवा दीजिए ना। अच्छा सर रुकिए, अब शिवम त्यागी। मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर मैं स्टूडियो में होता तो 3 की जगह 30 भी होते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जूम पर आवाज जाती नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं। मैं फिर से कहता हूं, माफी वीर नहीं निकाल सकते ना। राहुल गांधी जो राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग के आए हैं, वो माफी वीर निकलवा देंगे क्या? अभी मांग कर आए हैं, निकलवा दीजिए उसको। क्यों नहीं निकलवा देते उसको? तो कृपया करके ये बातें मत कीजिए। और दूसरा इन्होंने कहा प्लीज, एक दो नहीं है। रीमा जी, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आप देखिए ना क्या हो गया। अब दूसरा, सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज जाएगी, बाकी सबकी आवाज नेहरू जी ने गोवा जोड़ा, बस यही। नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर जोड़ा, नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर जोड़ा। जम्मू कश्मीर में टेम्पररी एंड ट्रांजिट 370 लगाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसके खिलाफ बावजूद उसमें नुकसान पैदा किया। नेहरू जी जो व्यक्ति हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भारत के विभाजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। नेहरू जी और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को तोड़ने में कोई काम नहीं किया। और अब जेल पर आता हूं, इन्होंने कहा कि तमाम तरह की चीजें बनाने में हमने इस तरह का काम किया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, स्टैंडर्ड साफ है। आप तीनों इकट्ठे होकर डिरेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन जानते आप भी हैं आपके हालात आज यहां पर क्या है। और जो बार बार आरक्षण पर समाजवादी के प्रवक्ता बोले जा रहे हैं, मैं उस पर और जवाब दे देता हूं। 2004 में माननीय हाई कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव जी की पुलिस की भर्ती पर बाकायदा समाजवादी पार्टी की सरकार पर गाल पर तमाचा मारते हुए उस भर्ती को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि 11% एक ही जात के लोग थे। ज्ञान ना दें, एक परिवार में से 35-35 लाल बत्तियां लेकर बैठे होते हो, परिवार से बाहर अध्यक्ष नहीं मिलता, 2 जनरेशन हो गई और 30 साल हो गए, एक अध्यक्ष बनता नहीं पार्टी में परिवार से बाहर, और ज्ञान देते हैं जातिवाद। अरे भैया बाहर निकलिए इससे। और सुनिए, आरक्षण आपके लिए नहीं है, सिर्फ मुलायम जी, उसके बाद अखिलेश यादव जी, उसके बाद जो तमाम यादव हैं उन पर के लिए नहीं है, पूरे देश के एक एक पिछड़े वर्ग के लिए है। सबको मिलेगा, लेकिन ये जो पारिवारिक परिवारवाद आरक्षण चला रखा है ना, ये नहीं रहने वाला है। ठीक है, मैं जरा इस मुद्दे को थोड़ा और आगे लेकर जाती हूँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्रधानमंत्री ने 3.0 अपने थर्ड टर्म। फखरुल जी आप ताली क्यों बजा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया शिवम त्यागी की बात पर। आप इतने खुश क्यों हो रहे थे? मैं तो ताली नहीं बजा रहा था रीमा जी। आप इतने हंस के ऐसे क्या कर रहे थे? मैं तो ये कर रहा था, मैं तो ताली नहीं बजा रहा था रीमा जी। नहीं आया क्या इतने खुश होने की क्या अगर बात? मेरे ऐसे करने पे हम ही लोगों में आपको आपत्ति सारी बातों पे क्या? आप जवाब सुन लीजिए। अरे तो सीरियस डिबेट में आप ये सब करेंगे तो पूछना पड़ेगा ना। अरे आपने अभी तक सीरियस डिबेट में ये सब करेंगे हरकतें तो पूछना पड़ेगा। सुन लीजिए, फखरुल जी, ये क्या होता है, क्या कर रहे थे? देखिए रीमा जी, अगर सीरियस डिबेट में ये सब क्यों करेंगे आप? नहीं करा सकती हैं तो बताया कीजिए। जवाब अगर उन्होंने दिया तो मुझे भी जवाब देने का मौका दीजिए। 69,000 भर्ती में हाईकोर्ट ने एक कहा। मिनट भाई, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चर्चा करने के लिए नहीं बैठी, मैं पूरे देश पर बात कर रही हूँ। आप मुद्दा लेकर बैठ गए अगर एक ही, तो वो मेरा विषय नहीं है। अब एक मिनट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए ना फखरुल जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आरक्षण पर चर्चा नहीं हो रही है ना? बहुत धन्यवाद। जवाब भी हो गया, सवाल भी हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद। 2024 आप निष्पक्ष नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रवक्ता के रूप में बैठती हैं। ऐसे डिबेट नहीं होती है जिस तरीके से आप डिबेट करा रही। बहुत धन्यवाद। अगर उत्तर प्रदेश की बात नहीं होनी है तो समाजवादी पार्टी नहीं बैठेगी। आरक्षण विरोधियों को आप अरे जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, लेट हो गया। हम इनकी बात सुनते रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं दिया, हम उससे बात न करें।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि 56 में 46 लोगों की भर्ती हो गई एक जाति। हम तो आज तक मांग रहे कि बता दीजिए भाई 56 में 46 कौन से हुए? फखरुल हसन चांद जी, आपको शो से जाना है तो आप जा सकते हैं। मैं यहाँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए नहीं बैठी, नहीं, किसी एक पार्टी का एजेंडा यहाँ पे चलाने के लिए नहीं बैठी हूँ कि आप अगर हाउस पे आपको नहीं बोलने दिया गया तो आप यहाँ पर डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर चांद नहीं, ये मैं इसकी इजाजत मैं नहीं देती। आप जाइए शो से, अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है उठाने के लिए। तो यही तरीका अब है कि मीडिया पर हमला बोलो और जब मीडिया सवाल करे उस सवाल को घुमा करके अपने एजेंडे पर लेकर आओ, और अगर एजेंडा सफल नहीं होगा तो हम शो से छोड़ने की धमकी देंगे। ये धमकी खैर देते रहिए, मुझ पर इसका असर नहीं होता और ना ही चैनल पड़ेगा। लेकिन मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने जो 3.0 इसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि एक तरीके से हम अब दोबारा से तिबारा से वापस आ रहे हैं, और आज उन्होंने कहा कि देश की जनता इसे 3.0 का नाम दे रही है। तो क्या विपक्ष जहां पर खड़ा है पूरी तरह से एक एक करके पार्टियां निकल रही हैं, उस तरफ इशारा प्रधानमंत्री ने करते हुए अगला टर्म की बात कर दी है और अपना एजेंडा भी बताया कि मैं क्या क्या करने वाला हूं तीसरे टर्म में अब आकर। देखिए एजेंडा क्या बताया उन्होंने? एजेंडा वो जीत करके आए नहीं है, वो बता रहे हैं। वो तो 2047 की भी बात करते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जब 2014 में बन करके आए थे तो वो विजन, उनका विजन 2020 था। 20 के बाद में वो अब सीधा बात कर रहे हैं 2047 की। तो ये इनकी डिमोनेटाइजेशन, इनकी ब्लैक मनी, जितनी भी जीएसटी में ये पूरी तरह से जो छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी है, वो सब चरमरा गई है व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ये बात नहीं, ये व्यापारियों से पता करिए। बेरोजगारी, रोजगार देने में ये सरकार फेल हो चुकी है। नहीं, लेकिन विपक्ष में जो विपक्ष की बात कर रही थी मैं, कि विपक्ष में इस वक्त जो फूट पड़ चुकी है, क्या उसकी वजह से बीजेपी इतनी स्ट्रांगली कह रहे हैं कि अब वो फिर से वापस आएगी? बहुत अच्छी बात की मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार। पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने नारा दिया था अब की बार 200 पार का। 77 में गाड़ी अटक गई थी। मगर देखिए फिर भी उनको जरूरत पड़ रही है नीतीश कुमार की, फिर भी जरूरत पड़ रही है उनको राष्ट्रीय जो आरएलडी की, फिर भी जरूरत पड़ रही है जेडीएस की कर्नाटक में। सभी राज्यों में उनको जरूरत पड़ रही है। क्यों वैसाखी की जरूरत है? मोदी जी ने अगर इतनी बढ़िया काम की है, आप बोलिए एक अकेला सब पे भारी। आप क्यों 40 पार्टी 42 पार्टियों का गठबंधन तोड़ बना रहे हैं? आप अकेले लड़िए ना। कौन बोल रहा है आपको लड़ने के लिए? क्यों आप आरएलडी के साथ आप वोट डाल रहे हैं? क्यों आप अभी कर्नाटक में, क्यों तेलंगाना में, क्यों आंध्र प्रदेश में, सभी जगह सभी राज्यों में आप वोट डाल रहे हैं? कहीं से कहीं हमारे गठबंधन हो जाए, हमारे वोट परसेंटेज हम बैसाखियों के सहारे चल बने। तो मतलब आपके गठबंधन से जो लोग निकल रहे हैं ये भी नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है? नहीं, हमारे गठबंधन में देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर में जो लोग रहने हैं, जिनका नेचुरल अलायंस रहना है वो रहेगा, जिनके साथ जिनको जाना है वो चले जाएंगे। ठीक है सापरा जी, आपको लगता है सीबीआई, सुनिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए आज की डेट में ईडी और सीबीआई, जिससे डरा करके जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, हेमंत बिस्व शर्मा सर, अजीत पवार जैसे बहुत पता है, जिनकी फाइलें जो जिनके लिए बात करते थे, कई बार सवाल जवाब हो चुके हैं। आपने खुद कई बार इस मुद्दे को उठाया और इस पर जवाब भी मिले, लेकिन सापरा जी ठीक है ये मुद्दा खत्म हो गया क्या? ओके ये मुद्दा सापरा जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है? एक सेकंड सापरा जी, ठीक है, क्लीन चिट दे दी गई है क्या? कांग्रेस के युवराज और शाही परिवार, ये दो शब्द प्रधानमंत्री ने लोकसभा में और राज्यसभा में आज भी लिए कि अपने युवराज को स्टार्टअप करने के चक्कर में, लिफ्ट करने के चक्कर में, ना वो लिफ्ट हो पा रहे हैं, ना ही उनको लॉन्च दिया जा रहा है, मतलब हो नहीं पा रहे वो लॉन्च। तो सीधे सीधे क्या कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन के टूटने पर, और अगर 3.0 अब बीजेपी की वापसी होती है, एनडीए की वापसी, तो इसका खामियाजा क्या हम माने कि कांग्रेस पार्टी का रहेगा कि राहुल गांधी को लॉन्च करना है और इसीलिए सब कुछ ताक पर रखा हुआ है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि राहुल गांधी इतने रेलेवेंट नहीं है इस देश की पॉलिटिक्स के अंदर, तो फिर काहे रोज गलिया रहे उनको? फिर काहे इस तरह की बातें करते हैं जो उन्होंने आज की या जो पहले करते या उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठ करके करते हैं? भाई राहुल गांधी जी तो देश की समस्या पर बोल रहे हैं ना। अगर वो चल रहे हैं, अगर पहले 3,900 किलोमीटर चले हैं, अभी 6,700 किलोमीटर अगर वो जा रहे हैं, तो वो तो देश की जनता से मिल रहे हैं, देश की जनता की समस्या की बात कर रहे हैं। वो अगर किसानों की बात कर रहे हैं तो वो जमीन की परिस्थिति की बात कर रहे हैं। अगर वो किसी श्रमिक की बात करते हैं तो जो जमीन पर परिस्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न जो उनको जमीन पर परिस्थिति नजर आती है उसकी बात कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी हवाई बातें करना चाहें तो वो करते रहे। हमारी नीति है
कि हम जमीन पर रहेंगे, हम हवा में नहीं उड़ेंगे। नहीं, मैं तो हम राहुल जमीन गांधी पर की रहकर लॉन्चिंग की जमीन के बात कर लोगों रही का थी। मुद्दा उठाएंगे। उनके लॉन्चिंग की बात कर रही थी कि बार बार उनको लॉन्च करने के चक्कर में बाकी सब चीजों से सैक्रिफाइस किया जा रहा है। मेरा सवाल ये था कि कब नहीं, तक आपने लॉन्च किया आपने जाएगा। आपने जिस तरह से कहा, युवराज वगैरह शब्द जो मैंने नहीं नरेंद्र कहा, मोदी जी उन्होंने ने वापरे। पीएम ने कहा, हाँ मैंने तो रिपीट किया हाँ, है। तो हम भी कहते हैं ना भाई, इस देश के अंदर एक शाह है, एक तानाशाह है। इस तानाशाह की तानाशाही में ये देश चल रहा है। जिस ठीक तरह है। से इलेक्शन कमीशन का अभी अपॉइंटमेंट होगा, क्या होगा उसमें? तानाशाह बैठेंगे, उनके एक मंत्री बैठेंगे और विपक्ष के नेता बैठेंगे। तो मेजोरिटी किसकी होगी? तानाशाह की मेजोरिटी होगी। अरे भाई, तानाशाही थी तभी तो किसानों का आंदोलन एक ठीक है, साल तक चला। जवाब ले लेते उनको हैं, वक्त कम आतंकी है कहा सापरा जी, गया, अब जवाब ले उनको लेते हैं एक बारी। आतंकी कहा गया, देशद्रोही ओके कहा गया, कील ओके, बिछाए गए, ठीक है, लाठी डंडे चलाए ठीक है गए, सापरा जी, गोली जवाब सुन चलाई लेते गई हैं। किसानों पर। आपके और वो स्वयं प्रकाश जी लखीमपुर की बात खीरी का के जवाब अंदर सुनते हैं अगर शिवम त्यागी से। किसानों को टायर के नीचे ओके से रोंदा गया, तो वो ओके मंत्री तो मंत्री है और ओके मंत्री सापरा पुत्र जी, भी बाहर आ गए हैं। वक्त नहीं तो है, ये रुकिए। तानाशाह की तानाशाही ठीक है जो ठीक है है, ठीक है ये ठीक भी है, तो जनता देख रही है ना, जवाब कहीं न कहीं। शिवम त्यागी जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वयं पुरोहित जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई के डर से और ये तमाम चीजें हो रही हैं, लोग मुड़ गए, जिनकी रीढ़ की हड्डी है वो कभी नहीं मुड़े, और ये गलत इस्तेमाल है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो परम मित्र अरविंद केजरीवाल हैं, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके लिए समन जारी कर दिया है। बहुत जल्दी जो है स्वागत की तैयारी उनकी है और उनको सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। देश का पैसा लूटोगे तो जवाब दोगे, एजेंसीज के सामने जाओगे। और दूसरी बात, आप कैमरा पर आकर रोजाना, मैं प्लीज बीच में नहीं, रोजाना आकर अजीत मैं पवार ने ईमानदार, नहीं, मैं बताइए ईमानदार, ना, मैं जवाब ईमानदार, दीजिए ना। प्लीज रुकिए आप ना, अजीत प्लीज पवार बीच ने में लूटा था कि नहीं। नहीं? आई आपने श्वेत इंसिस्ट, पत्र मैं हेमंत इनके बिस्वा किसी के शर्मा पे बीच लाया में कि बोला नहीं? क्या? स्वयं आप वन प्रकाश जी, साइडेड अब मत वक्त नहीं, करिए। अब सुन तो लीजिए। भ्रष्टाचार का मतलब अब सुनिए, भ्रष्टाचार अब सुनिए। होता है, वन नहीं, साइडेड नहीं, भ्रष्टाचार आपने नहीं अपनी होता है। बारी में नहीं, बोला नहीं, ना, ये उनकी बात जो भी सुनिए। बोलेंगे, अगर गलत बात बोलेंगे आपने आपके अपनी चैनल पे बात, बैठ के, अच्छा ठीक है, गलत चैनल में बैठ के गलत बात बोलेंगे अच्छा ठीक कि है, आप अगर आप भ्रष्टाचार पे बोलना तो बोलिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ओके हम आपके ओके साथ हैं। ओके, जवाब सुनिए। भ्रष्टाचार के नाम पे ईडी सीबीआई का डर दिखा करके ठीक है, आज जवाब आपने सुनिए, चार्जशीट जवाब का सुनिए, नाम हटा देते हैं थोड़ा अपने लोगों पेशेंस, का। थोड़ा पेशेंस, कितने जवाब भारतीय सुनिए। जनता पार्टी मेरे के लोगों को जवाब। स्वयं पुरोहित जी, भारतीय जनता स्वयं पार्टी पुरोहित जी, स्वयं 3 दिन का पुरोहित मौका जी, दीजिए, 3 दिन का प्लीज मौका। आप इनको रोक और दीजिए, आपने मेरी 10 रिक्वेस्ट काम है, किए, इससे कोई आप लाभ लोग नहीं उनके है। कीजिए। ऊपर ये जांच क्या करवाइए। तरीका है? उनके ऊपर में आपकी जांच मेरे आवाज करवाइए। नहीं हिसाब जा रही से- है स्वयं जाएगा, प्रकाश जी, कि आपकी दूध का आवाज दूध नहीं और जा रही पानी का है, पानी। आपकी आवाज नहीं जा रही। हाँ, स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, अब तक की आपने पूरी डिबेट में मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस बोला है, लेकिन बावजूद उसके ना मैंने आपको रोका, ना टोका, ना कुछ कहा। आप बेकार भी बोलिए, अपने समय को बर्बाद कीजिए, मेरे को बर्बाद क्यों कर रहे हैं भाई? चल अब मैं रहा एक है, चीज कहना चाहता देश के हूँ, प्लीज प्रधानमंत्री बीच में मत पार्लियामेंट बोलिए। सेशन स्वयं में प्रकाश जी, इस यूजलेस तरह है। डिबेट नहीं होती देश है। के प्रधानमंत्री आपको अगर पता है, देश के आप कई बार आ चुके हैं इस पार्लियामेंट चैनल सेशन पर, में इस तरह डिबेट बीजेपी नहीं का होती प्रचार स्वयं कर प्रकाश रहे जी, हैं। हाईजैक शर्म आनी मत चाहिए कीजिए। आप लोगों को। आप लोकतंत्र की इल्जाम हत्या लगाएंगे और करने बोलते वाले रहेंगे, लोग ऐसे नहीं हैं, और होगा ना। जानते हैं जवाब किस भी तो तरीके से सुनिए, चुनाव की बात करते हैं। जवाब सुनिए, इलेक्शन अब कमीशन तो जवाब आपके सुनिए हाथ में स्वयं है। प्रकाश जी, अब नहीं, जवाब सुनिए, शांत सुनिए, होकर, इनका क्या जवाब सुनना है? शांत होकर जवाब क्या सुनिए, सुनना है? जल्दी से, वक्त कम इनकी है। मजबूरी है, ये सच्चाई जानते हुए भी नहीं बोल सकते हैं। शिवम इनकी त्यागी। मजबूरी है, बोलिए, कहीं ना शिवम कहीं त्यागी। इन लोगों की ये क्या मजबूरी है। है? ये क्या रैंटिंग जनता चल के रही है? खिलाफ ये नहीं कमाल कर बात है। सकते ये हैं। पार्टी कार्यालय एक में मुझे लग ये रहा है इनको जनता का आजकल कोई सुन इंसान नहीं सर, रहा है। आप म्यूट क्यों नहीं ये कर पा सब रहे हैं स्वयं ये प्रकाश जी सब को? इनकी हिटलर के समय में जैसी चीजों की हालत थी, वही चीजों की म्यूट जैसी क्यों हालत नहीं है हो पा रहे भारतीय हैं स्वयं जनता पार्टी प्रकाश जी? की। जी, बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात भ्रष्टाचार का विषय है, अगर आपको लगता है कि आप इतने ही पाक साफ ईमानदार हैं, तो ये जवाब जाकर कोर्ट में दीजिए। ये कोई बनाना रिपब्लिक है नहीं, यहां पर आप आकर टीवी पर कहेंगे कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, इस बात से बात चलेगी नहीं। अगर आपके पास कुछ भी है, आप कोर्ट में दीजिए। मैं तो टू द कॉन्ट्ररी, मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आपके खिलाफ, आपके पास किसी के खिलाफ भी कोई सबूत है, वो भी जाकर कोर्ट में दीजिए। स्वागत है आपका। कोर्ट मेरे लिए भी उतना ही खुला हुआ है, स्वयं प्रकाश के लिए भी उतना ही खुला हुआ है, और सापरा जी के लिए भी उतना ही खुला हुआ है। लेकिन बावजूद आपके पास कुछ होना चाहिए। आज के हालात ये है कि आपके 70% नेता जो है करप्शन में है, 70% नेता जो है या तो जेल पर चक्कर काट रहे हैं या फिर बेल पर है। रियलिटी ये है कि ज्यादातर भाई भतीजावाद पर आपको दर्द होना जायज है। पूरी जिंदगी जो है जिस लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तमाम चीजें करी और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ठीक तमाम है। बातें करी, आज उसी के साथ खड़े होकर गठबंधन में बातें कर रहे हैं। और क्योंकि आपको अपने भतीजे को बचाना है, ठीक है, आपको शुभकामनाएं। अब अंत में आना चाहता हूं राहुल गांधी पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो 10 आदमी सेकंड आज में बोलिए, तक प्लीज। ना तो लॉन्च हो पाए हैं, ना स्टार्ट हो पाए हैं, ना फ्लाई कर पाए हैं, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उनमें वो बात है ही नहीं। ठीक है, राहुल चलिए, अब गांधी वक्त का नहीं है नाम मेरे पास। सुनते ही शिवम दूसरी मिनट त्यागी बोलना और चालू हो सापरा गई। जी, मुझे रोकना होगा आप दोनों को, वक्त की बात है, इसलिए आप सभी इस खास शो में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए जब मुद्दा ये आ रहा है अब कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों का जवाब विपक्ष देने को शायद तैयार नहीं है, या देना नहीं चाहता है, या शायद जवाब है भी नहीं उनके पास कि आखिर
जिस विकसित भारत की बात आंकड़ों के जरिए प्रधानमंत्री ने कही, जो जो बातें आज परिवारवाद से लेकर देश को बांटने तक के आरोप, उन सब पर कोई जवाब क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका जवाब फिर से एक बार तलाशने की कोशिश करेंगे। कल 5 की पंचायत में फिर मिलते हैं, आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल। 2019 से देश को मिला वो मंत्रालय जिसने वादा किया हर घर जल का। मंत्रालय गंगा सफाई से लेकर हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए की गई शुरुआत का हिस्सा था। आज गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव तक भी 100% नल से जल पहुंच गया है। क्रमशः वे पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित